हेलो। तो नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, बेहतरीन और लाजवाब होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग बीटीएससी जेई का डे नंबर 37 करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ सेट को डिज़ाइन किया गया है। ठीक है। और ख़ास करके जितने भी मेरे ऑडियंस हैं, पुराने हैं, नए हैं, जितने भी मेरे भाई लोग हैं, आप लोग से मैं बोल रहा हूँ कि क्लासेस के दोस्तों कंटिन्यू रखें। मान रहा हूँ कि सिलेबस थोड़ा सा मतलब वास्ट है, लेकिन जो टेक्निकल का पेपर है ना, टेक्निकल आपको लेवल्स का ही देखने का मिलेगा दोस्त। जितने भी क्लासेस में कराए जा रहे हैं, सारे को इम्पोर्टेंट समझ के ही क्लासेस में उसको सेट में लाया जा रहा है आप ही के लिए, क्योंकि टेक्निकल का वेटेज रहेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, टेक्निकल का वेटेज रहेगा बीटीएससी जेई में। ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके एक सिलेबस के रिगार्डिंग मैं एक वीडियो प्रॉपर ला दूंगा, क्योंकि हमको कुछ ऐसा अपडेट आया हुआ है। ठीक है। कि क्या किस टाइप से पेपर रहेगा। ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग बहुत जल्दी उस पर अभी काम कर रहे हैं। ठीक है। कभी 1 या 2 दिन के अंदर आपको एक प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा कि किस टाइप से कितना बाई कितना, जैसे होगा कि 60-40 का रेशियो रहेगा, या फिर 80-20 का रेशियो रहेगा, 80 टेक्निकल रहेगा, 20 आपका नॉन टेक पोर्सन रहेगा, इस टाइप से। तो सारे हम लोग सारे चीज़ पे एक स्पेशल वीडियो उसके लिए बना दूंगा, ताकि आप लोग का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। आज का जो हम लोग का मेन मकसद है क्लासेस करना। ठीक है। बीटीएससी जेई पर लगे रहना दोस्त। आपके लिए मैं जब खड़ा हूँ, तो आपको भी खड़ा होना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है। जैसे कि देखिए, हर क्लास में हम लोग 2 लाइन से शुरुआत करते हैं दोस्त। ठीक है। थोड़ा सा मैं चार्जिंग लगा लेता हूँ। ठीक है। थोड़ा चार्जिंग लगा लेता हूँ। हम्म। तो देखिए, आज का इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि सफलता की कोई संजीवनी नहीं है। सफलता की कोई संजीवनी नहीं है, यह तो सिर्फ मेहनत का फल होता है दोस्तों। ठीक है। सफलता का कोई जड़ी बूटी नहीं है दोस्त। ठीक है। सफलता आपको हार्ड वर्किंग से, कंसिस्टेंसी से, लगातार प्रयत्न करने से ही मिलेगा। ठीक है। 1 2 3 हार मारने के बावजूद, एक बार नहीं निकला, 2 बार नहीं निकला, 3 बार नहीं निकला, उसके बाद आप क्विट मार देंगे, तो फिर वो सारा पढ़ा हुआ, सारा बनाया हुआ बेकार हो जाएगा दोस्त। ठीक है। इसलिए टिके रहना मैदान पे। ठीक है। इसका कोई ये नहीं है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कुछ ऐसा नहीं कि जो मैं आपको बता दूं और आप सफल हो जाएं। अगर ऐसा रहता तो लोग बेरोजगारी रेट इतना नहीं रहता। ठीक है। तो चलिए, यही 2 लाइन के साथ हम लोग आज का क्लास शुरुआत कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन लाइन भी है। ठीक है। हमको सिर्फ मेहनत करना है दोस्त। ठीक है। अब वो मेहनत नहीं, एकदम स्मार्ट अप्रोच के साथ। ठीक है। मैं क्लासेस में बताया हूँ कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है विथ स्मार्ट अप्रोच। ठीक है। कैसे स्मार्ट अप्रोच के साथ, किस क्वेश्चन में कैसा टॉपर का स्ट्रेटजी हम लोग अपनाते हैं। ठीक है। टॉपर किस टाइप से स्ट्रेटजी अपनाता है एग्जामिनेशंस में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मैं उस टाइप का अप्रोच मैं आपको देने का कोशिश कर रहा हूँ, और सारे क्लासेस में दिया हूँ भी, और नेक्स्ट जितने भी पार्ट्स आएंगे सब में मैं अपना बेस्ट प्रयास देने का कोशिश करूँगा। ठीक है। चलिए, आज का क्लासेस हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आज का क्वेश्चन क्या है जी, इसको थोड़ा मैं नीचे कर दूँ। यहाँ तक हम लोग पिछला सेट में किए थे। ठीक है। इसका ये क्वेश्चन क्या था दोस्त, क्या है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोर्शन ऑफ रोडवे ऑफ एन अर्बन रोड रिजर्व फॉर अ यूज ओनली ए हाई स्पीड और पावर ड्राइवन व्हीकल। ये इनमें से कौन सा रोडवे है जो कि हाई स्पीड व्हीकल के लिए और पावर ड्राइवन व्हीकल के लिए, उस पोर्शन को क्या बोला था, कौन सा रोड है वो? क्या वो साइकिल रोड है? एकदम नहीं है। फुटपाथ रोड है? ये तो एकदम नहीं। ये तो ऑलवेज यूज फॉर पेडेस्ट्रियन के लिए। ये तो हम लोग जानते हैं कि फुटपाथ जो होता है वो क्या होता है, आवागमन मतलब चलने के लिए। जो लोग आप लोग देखे होंगे कि रोड के साइड में एक पेडेस्ट्रियन का एक स्पेशल रोड होता है। ठीक है। जो कि रोड के कंपेरिजन से थोड़ा सा अपर लेवल में होता है। ठीक है। तो वो जो साइड का जो रोड है वो ऑलवेज पेडेस्ट्रियन के लिए, मतलब पैदल चलने वाले लोगों के लिए ही। ठीक है। विलेज रोड तो आपको पता ही है कि जितने भी गाँवों का जो रोड है, अर्बन रोड जितने भी है, सारे का कनेक्टिविटी एक एक दूसरे से होता ही है। उसे को हम लोग क्या बोलते हैं, विलेज रोड बोलते हैं। ठीक है। एक आपका गया मोटरवे। तो हमको जहाँ तक ये क्वेश्चन का जो आंसर है आपका मोटरवे होगा, क्योंकि हाई स्पीड और पावर ड्राइवन व्हीकल के लिए हम लोग कौन रोड का कौन सा पोर्शन हम लोग यूज करते हैं, दैट इज मोटरवे। ठीक है। तो मोटरवे इज ए राइट आंसर, डी इज ए राइट आंसर दोस्त। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किए थे। ठीक है। चलिए,
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू लिमिट स्टेट मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बार आर कैटेगराइज एज ए मेन बार। ठीक है, कैटेगराइज एज ए मेन बार। अब बताएं कि लिमिट स्टेट मेथड में पूछ रहा है कि लिमिट स्टेट मेथड के अनुसार इनमें से कौन सा बार हो जो कि मेन बार को कैटेगराइज कर दिया गया है। ठीक है, बताएं। स्टील बार इन टेंशन जोन, स्टील बार इन कंक्रीट बार इन टेंशन जोन, स्टील बार इन टेंशन जोन। हम लोग क्या पढ़े हैं, देखिए फिर नेक्स्ट क्या है तीसरा में। स्टील बार इन कंप्रेशन जोन, कंक्रीट बार इन कंक्रीट बार इन कंप्रेशन जोन। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़े हैं दोस्त, हम लोग उस पर बात करेंगे। हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी मेरा आपका मान के चलते हैं, यहाँ क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि मेन बार। ठीक है, तो मेन बार हम लोग मान के चलिए कि हम लोग जो बीम में हम लोग मेन बार प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मेन बार प्रोवाइड करते हैं, एलवेज हम लोग कहाँ करते हैं जी, टेंशन में या फिर कंप्रेशन में। नॉर्मली बताएं आप, जैसे ये आपका ये एक बीम हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसमें मान के चलिए कि सिंगली रेनफोर्स बीम है, तो इसमें हम लोग मेन बार कहाँ प्रोवाइड करते हैं, एलवेज टेंशन में। और ये आपका कंप्रेशन हो गया। ठीक है, ये आपका टेंशन हो गया जो आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ जो पूछ रहा है, यहाँ बोल रहा है कि इन लिमिट स्टेट मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बार आर कैटेगराइज एज ए मेन बार। जो मेन बार को कैटेगराइज करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टील बार इन टेंशन जोन, स्टील बार इन टेंशन जोन। ठीक है, कोई दिक्कत, स्टील बार इन टेंशन जोन की ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर दोस्त। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Which of the following chemicals which of the following chemicals is added to a concrete in order to avoid carbonation during a cold weather concreting। अच्छा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा केमिकल का यूज हम लोग करते हैं कंक्रीटिंग में, कब कहाँ कहाँ पे, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग के लिए। इनमें से अगर हम लोग कोल्ड, सीधा सीधा समझिए कि हम लोग कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, ठंडे प्रदेशों में, जैसे आपका हो गया जम्मू कश्मीर हो गया, लेह लद्दाख वाले एरिया में हम लोग का मतलब कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे हम लोग कंक्रीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो हम लोग उनमें से कौन सा केमिकल को हम लोग ऐड करेंगे, कौन सा केमिकल को हम लोग कंक्रीट में ऐड करेंगे जो कि एवॉइड कार्बोनेशन को एवॉइड करेगा दोस्त। ठीक है, कार्बोनेशन को एवॉइड करेगा, उस वो केमिकल का नाम बताएं। क्या हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड यूज कर सकते हैं, या फिर सोडियम हेक्सा 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 थायोसल्फेट, सोडियम क्लोराइड, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। सोडियम हेक्सा मोथाफॉस्फेट है, फॉस्फेट है, या आपका सोडियम क्लोराइड है, देन आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। बताएं कि इनमें से कौन सा हम लोग केमिकल का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोग सारे के बारे में पढ़ेंगे कि आपका जो मैग्नीशियम क्लोराइड है इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में। सोडियम, इसके के बारे में भी, सोडियम हेक्सा मेथ फॉस्फेट, और फिर आपका सोडियम क्लोराइड के बारे में, और कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। तो इसका जो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर होगा कि हम लोग कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में कार्बोनेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग जो केमिकल का ऐड करते हैं वो कौन सा केमिकल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है दोस्तों। क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो गया। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के कौन सा केमिकल आपका हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट एक ऐसा केमिकल है जो कि कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, ठंडे प्रदेशों में जब हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं तो हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के जब हम लोग ऐड करते हैं तो वहाँ पे कार्बोनेशन जो बनता है, कंक्रीटिंग में जो कार्बोनेशन बनता है उसको अवॉइड करता है, मतलब बनने नहीं देता है। ठीक है, बनने नहीं देता है। ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब हम लोग जान सकते हैं कि आपका मैग्नीशियम सल्फेट क्या होता है। देखिए मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, अब थोड़ा मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में हम लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट होता क्या है। ठीक है, देखिए मैग्नीशियम सल्फेट एक टाइप का क्या है, ये एक्सीलरेटर है। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट एक टाइप का ये एक्सीलरेटर है जो क्या करता है, स्पीड कर देता है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट को। ठीक है, जब भी हम लोग कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में अगर हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट केमिकल कंपाउंड को जो केमिकल केमिकल को जब हम लोग यूज़ करेंगे
तो ये क्या करेगा, ये आपका सेटिंग जो हाइड्रेशन होता है ना, हाइड्रो सीमेंट का हाइड्रेशन, उसको बहुत तेज कर देता है, मतलब स्पीड कर देता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे मैग्नी कॉमनली यूज फॉर, इसका यूज, इट इज यूज फॉर सेट एक्सीलरेटर, एक्सीलरेटर टू क्या करता है, स्पीड, क्या हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, स्पीड अप, स्पीड बढ़ा देता है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट का, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट ड्यूरिंग कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग के समय। ठीक है, ड्यूरिंग कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि मैग्नीशियम सल्फेट का यूज़ क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं आपका क्या है, सोडियम हेक्सा मेथा फॉस्फेट, इसके बारे में थोड़ा सा भी हम लोग जान लेते हैं कि इसका हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं दोस्त, और इसका फंक्शन क्या है थोड़ा सा। ठीक है, देखिए देखिए, सोडियम हेक्सा मेथा फॉस्फेट का क्या मतलब है, ये जब ये केमिकल जब हम लोग कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में जब हम लोग कर रहे हैं कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, और ये कंपाउंड कौन सा, सोडियम हेक्सा सल्फेट हम लोग जब यूज़ करेंगे, ये क्या करता है, ये आपका सीमेंट में, सीमेंट का में जितने भी मेरा फ्लूइड हम लोग जो वाटर डालते हैं, आपका जो हाइड्रेशन होता है, तो वहाँ हम लोग वाटर डालते हैं तभी तो हाइड्रेशन होता है। तो हाइड्रेशन का जो हाइड्रेशन होता है, हाइड्रोसन उसमें जो आपको फ्लूइड हम लोग डालते हैं, फ्लूइड को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, देखिए कैसे कैसे करता है जी? जो सीमेंट पार्टिकल जो होता है, ठीक है, मेरा जो सीमेंट पार्टिकल है उसको ब्रेक, उसको तोड़ देता है। ठीक है, जब सीमेंट पार्टिकल्स जितने होते हैं उसको तोड़ देता है, जैसे ही उसको सीमेंट पार्टिकल टूटता है, साथ ही साथ उसका जब फ्लूइडिटी, जब सीमेंट पार्टिकल टूटेगा, इट मीन्स उसका फ्लूइडिटी इंक्रीज कर जाएगा। जब फ्लूइडिटी मतलब जितने भी स्लरी हैं वो जब इंक्रीज करेगा, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि वर्कबिलिटी भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, वर्कबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा। अब विदाउट वाटर, हम लोग वाटर ऐड नहीं कर रहे हैं, मतलब वर्कबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए हम लोग वाटर नहीं ऐड कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो केमिकल ऐड किए हैं, सोडियम हेक्सा मेथाफॉस्फेट, उसका फंक्शन यही है। ठीक है, वो क्या करता है, आपका वर्कबिलिटी को भी इंक्रीज कर देता है, साथ ही साथ फ्लूइडिटी को भी इंक्रीज कर देता है, विदाउट एडिंग वाटर। ठीक है, विदाउट एडिंग वाटर। देखिए हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, इट इंक्रीज, इट इंक्रीज फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी एंड वर्कबिलिटी। ठीक है, विदाउट एडेड वाटर, एडेड वाटर। कोई दिक्कत दोस्त, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी। अब देखिए, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड का फंक्शन क्या है दोस्त। सोडियम क्लोराइड का जो ये केमिकल है, इसका हम लोग अगर कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में करते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट रहता है, ये क्या करता है। ठीक है, देखिए देखिए, आपका जो सोडियम क्लोराइड क्या होता है, जब भी हम लोग सोडियम क्लोराइड का यूज हम लोग सॉरी, जब भी हम लोग सोडियम क्लोराइड का यूज हम लोग किस में करते हैं, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में करते हैं, तो इसका मेन पॉइंट क्या है, इसका मेन पॉइंट यही है कि एलवेज ये फ्रीजिंग जो मतलब जो पानी जो जम जाता है कंक्रीटिंग में, कंक्रीटिंग करने के दौरान जो मेरा पानी जम जाता है, जो फ्रीज हो जाता है, उसको कम कर देता है दोस्त। ठीक है, उसको कम कर देता है। उसको जब कम करेगा, इट मीन्स कि आपका जो हाइड्रेशन का जो प्रोसेस है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, ठीक है, समझ गए कि उसका जो हाइड्रेशन का प्रोसेस इंक्रीज कर देता है, कब, जब मेरा फ्रीजिंग का कंडीशन, फ्रीजिंग जो हो रहा है उसको कम कर देगा, और आपका हाइड्रेशन का प्रोसेस इंक्रीज कर देगा। ठीक है, देखिए हम लोग क्या लिखते हैं इसके बारे में, इसके बारे में हम लोग यही लिखेंगे, इट्स इफेक्ट, इट मेन इफेक्ट, मेन इफेक्ट्स
मेन इफेक्ट्स टू क्या, रिड्यूस फ्रीजिंग, टू रिड्यूस फ्रीजिंग। क्या किया, फ्रीजिंग को कम कर दिया। ठीक है, जैसे ही फ्रीजिंग को कम किया, अब क्या करेगा, स्पीड अप, स्पीड अप हाइड्रेशन एंड एंड slightly स्पीड अप, स्पीड अप क्या, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन को इंक्रीज कर देगा दोस्त। ठीक है, किसका, सोडियम क्लोराइड जब प्रेजेंट रहेगा तो। जैसे अभी आपको पूछ दिया इसके बारे में कि आपका कैल्शियम इनमें से कौन सा कंपाउंड था जो कि केमिकल कंपाउंड था जो कि हम लोग कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में यूज करते हैं, तो कार्बोनेशन को अवॉइड करता है। ठीक है, तो आप लोग आंसर मार दिए डी। कभी आपको मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में पूछ दे, ठीक है, कभी आपका सोडियम हेक्सा हेक्सा मेटाफॉस्फेट के बारे में पूछ दे, कभी आपसे सोडियम क्लोराइड के बारे में पूछ दे। इसीलिए मैं सारे को वन बाय वन करके बायफार्केट कर दिया, ताकि आपको कोई समझने में दिक्कत ना हो। सारे वन बाय वन करके, ठीक है, ताकि आप भी सारे को अच्छे से लिख लें और अपने बराबर इसको रिकॉल करते रहें, ताकि आप भुलाएं नहीं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शेप ऑफ वार्निंग साइन बोर्ड। वार्निंग साइन बोर्ड का शेप कैसा होता है, वार्निंग साइन बोर्ड तो उसका शेप कैसा होता है दोस्त, स्क्वायर, एकदम नहीं, सर्कुलर, एकदम नहीं, सर रेक्टेंगुलर, एकदम नहीं, ये ट्रेंगुलर शेप होता है दोस्त। कैसा, ट्रेंगुलर शेप, डी इज राइट आंसर। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ए मेटामॉर्फिक रॉक। अब बताएं, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये दोनों किसका है, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, इसके बारे में तो आपको पता है, सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ये किसके बारे में ये दोनों किसका एग्जांपल है, आपका सेडिमेंट्री रॉक का। ग्रेनाइट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ट्रेप बेसाल्ट हो गया, फिर आपका ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, उसके बाद गेब्रो, गेब्रो हो गया, फिर आपका डोलोमाइट हो गया। ये सारे किसका, आपका इग्नियस रॉक का, इग्नियस रॉक। ठीक है, एक आपका जो बच गया, स्वप स्टोन, स्वप स्टोन जो कि इसका करेक्ट आंसर है। ये किसका है, मेटामॉर्फिक रॉक का, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर दोस्त। ठीक है, ये इसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि स्वप स्टोन क्या होता है। ये नया टर्म नहीं है थोड़ा, क्योंकि एग्जाम एग्जाम में आपको वही पूछेगा जो थोड़ा नया रहेगा। ठीक है, तो नया आप इसके बारे में आप अच्छे से जानते हो ये क्या होता है। ग्रेनाइट के बारे में जान रहे होंगे, आपका लैम स्टोन के बारे में भी आपको पूरी अच्छी तरह से पता होगा, लेकिन आपका सोप स्टोन है इसके बारे में आपको पता नहीं होगा। लेकिन अगर आप पता होगा तो अच्छा है, नहीं पता है तो आप लोग जान जाइएगा, जो जान जाइए कि आपका जो मेटामॉर्फिक ग्रोथ है किसका एग्जाम्पल है, आपका सोप स्टोन, ये आपका एग्जाम्पल किसका है, मेटामॉर्फिक ग्रोथ का। मेटामॉर्फिक रॉक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर शुड बी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। कल के क्लासेस में हम लोग एमडीएम के बारे में पहला ही क्वेश्चन शायद किए थे, पहला या दूसरा था, कल किए थे ना। आज भी फिर से वो क्वेश्चन आ गया है, उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, वो नहीं आया है, उसी टाइप से आ गया है। बताएं कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का यूज हम किस बीम में करते हैं, क्या सिंपली सपोर्टेड बीम में करते हैं, फिक्स बीम में करते हैं। कल का क्लासेस जो भाइयों लोग देखा होगा उसको ये क्वेश्चन 0.1 सेकंड में भी वो इसको सॉल्व कर देगा दोस्त, देखते संग। क्योंकि कल मैंने क्लासेस में बताया हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, कौन से स्ट्रक्चर में करते हैं, कौन से बीम में करते हैं, सारे हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ये कौन डेवलप किया था,
डेवलप्ड बाय हार्डी क्रॉस। हार्डी क्रॉस, ठीक है, ये आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया। पॉइंट नंबर सेकंड क्या हो गया, इस मेथड का यूज एलवेज हम लोग स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए करते हैं, ठीक है। दिस मेथड आर यूज, दिस मेथड आर यूज फॉर स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर फ्रेम भी बोल सकते हैं, रिजिड स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हो गया जो क्या कि एमडीएम मेथड का यूज हम लोग फिक्स इन मोमेंट के लिए करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेट फिक्स एंड मोमेंट। फिक्स इन मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए भी हम लोग एमडीएम मेथड का यूज करते हैं। तो इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर फिक्स बीम बोल सकते हैं। फिक्स बीम इज ए राइट आंसर दोस्त, ठीक है। ना ही सिंपली सपोर्टेड, ना ही कैंटिलीवर, ना ही सिंपली सपोर्टेड विथ यूडीएल लोड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कल में लिखाया था ये सब, मतलब तीनों टर्म में कल भी लिखाया था, मैं आज भी लिखा दिया ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मेंस में भी देखने को मिलेंगे। एसएससी जेई मेंस हो गया आपका, यूपी ट्रिपल एससी जेई हो गया, बीटीएससी जेई है, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है। अभी देखिए आज के सेट में इतना बेहतरीन क्वेश्चन को मैं सिलेक्ट किया हूँ कि आपको मतलब मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ बताएं। अभी हम लोग पढ़े क्या एमडीएम, आप यहाँ पे आप क्या आ गया मैकुले मेथड। अब बताएं, लोग ये सब में थोड़ा सा गलती करते हैं, ठीक है, इसीलिए मैं सोचा कि नहीं थोड़ा सा अब सॉम पे भी जोर किया जाए, ठीक है। तो ये सारे सॉम का क्वेश्चन है। बताएं कि रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैकुले मेथड के बारे में दिया गया है, ठीक है। स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है, क्या पूछ रहा है हमसे, करेक्ट पूछ रहा है। अब बताएं मैकुले मेथड के बारे में। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैकुले मेथड के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। मैकुले मेथड, इसका देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या होगा। मैकुले मेथड के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे जी, मैकुले मेथड का यूज, दिस मेथड इज यूज टू कैलकुलेट क्या, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं दिस मेथड इज यूज टू कैलकुलेट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ठीक है दोस्त। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। अब सेकंड पॉइंट क्या होगा दोस्त, सेकंड पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी एलवेज, जैसे कि हम लोग अभी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या पढ़े थे कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एक ऐसा मेथड है जो एलवेज हो एस्थेटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। यूज करते हैं हम लोग कहाँ पे, एस्थेटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में, ठीक है। उसी तरह मैकुले मेथड भी है, इसका भी यूज हम लोग एलवेज कहाँ करते हैं, एस्थेटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को एनालिसिस करने के लिए, मतलब दोनों में कॉमन है, याद हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। देखिए हम लोग लिख सकते हैं इट इज यूज फॉर एस्थेटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, इन इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत जी, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब समझ में आ गया कि जब ये दोनों स्टेटमेंट है, इट मीन्स कि ये दोनों स्टेटमेंट हमको इसमें दिख रहा है और वही हम बताए हैं, और वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए एंड बी इज अ राइट आंसर दोस्त, ठीक है। ए एंड बी इज अ राइट आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्त। अब बताएं इनटू हाउ मेनी टाइप्स
इन ए बांद्रा इरिगेशन क्लासिफाइड। बांद्रा इरिगेशन क्लासिफाई कितने क्लास में उसको क्लासिफाई किया गया बांद्रा इरिगेशन को? तो एलवेज उसको 2 क्लास में क्लासिफाई किया गया है दोस्त। कौन कौन? देखिए, बांद्रा इरिगेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये आपका फर्स्ट हो गया, दूसरा आपका सेकंड हो गया। अब फर्स्ट का नाम क्या है? देखिए, इसका दो ये 2 क्लास में क्लासिफाई किया गया। पहला क्या हो गया आपका? सॉलिड बांद्रा, सॉलिड बांद्रा, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो गया? ओपन बांद्रा, ओपन बांद्रा, ठीक है। 2 क्लास में क्लासिफाई किया गया। इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। चलिए, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए भाई आप ही लोग के लिए, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अर्थ प्रेशर आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वॉल? वॉल के मूवमेंट के लिए तो इजी क्वेश्चन दी। कितने प्रकार के हम लोग अर्थ प्रेशर को काउंट करते हैं? पहला पेसिव, पेसिव अर्थ प्रेशर, दूसरा एक्टिव, एक्टिव अर्थ प्रेशर, तीसरा अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। उसको भी काउंट करना पड़ेगा। कितना लोग इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। कितना लोग ऐसे हैं जो इसको काउंट नहीं करेंगे, जो कि सरासर गलत है। नहीं, एकदम उसको भी काउंट करना पड़ेगा। जो कि हमको देखा जाए तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज ए राइट आंसर दोस्त, ठीक है। 3 इज ए राइट आंसर। तो गड़बड़ाना नहीं है, एकदम अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। आपको अर्थ प्रेशर एट रेस्ट आपको भी इसको भी काउंट करना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द पार्टिकल साइज कोबल? अब बताएं कि कोबल का साइज कितना होता है? सबसे बड़ा किसका होता है? बोल्डर, ग्रेटर देन 300 mm। उसके बाद कोबल कितना? 80 से 300 mm। समझ में आ गया? हमको किसके बारे में पूछा है? कोबल के बारे में। कोबल 80 से 300 mm। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। सी इज राइट आंसर दोस्त, ठीक है। अगर यही आपसे कैसे बोल्डर पूछता, इट मीन्स की ग्रेटर देन 300 mm, तो फिर आपका ऑप्शन नंबर डी होता। लेकिन हमसे क्या पूछा है? कोबल पूछा है। इट मीन्स की ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। कोबल बोल्डर पूछेगा ये मारिएगा, कोबल पूछेगा ये मारिएगा, ठीक है। ऐसे आपको ये पता होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? into how many taps are sight distance are classified, categorize। साइड डिस्टेंस को कितने टाइप में क्लासिफाई कैटेगराइज किया गया है दोस्त? बेसिकली आप लोग जानते होंगे अभी तक 3, ठीक है। कौन कौन? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। यही तो 3 आपको पता होगा। जो कि यहाँ पे देखा जाए तो 3 का ऑप्शन ही नहीं है इसमें। अब क्या होगा? गया भैंस पानी में, ठीक है। गया भैंस पानी में। अब देखिए, हम बोल रहे हैं कि आपका साइड डिस्टेंस को आपका 5 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है जी। 5 कैटेगरी में, 5 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। आप बोलिएगा कौन कौन है? देखिए, हम लोग लिखते हैं। पहला क्या लिखेंगे दोस्त? पहला हम लिखेंगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो गया? इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा देखिए, तीसरा आपका क्या हो गया? ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं। चौथा देखिए, चौथा देखिए क्या है? डिसीजन साइड डिस्टेंस, डिसीजन साइड डिस्टेंस, ये आपका चौथा हो गया। देन आपका जो पांचवा हो गया, पांचवा हम लोग क्या बोलते हैं? पासिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। PSD क्या हो गया? पासिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है दोस्त। क्या बोलते हैं? पासिंग साइड डिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको क्या मतलब? डिसीजन साइड डिस्टेंस, ठीक है। डिसीजन साइड डिस्टेंस, कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत? कितना हो गया? 5 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर दोस्त,
ठीक है, चलिए अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, हाउ मेनी फॉलोइंग सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू होल्ड द टू रेल टुगेदर बोथ इन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन। इजी क्वेश्चन है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिश प्लेट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इस टाइप से होता है, ये आपका एक रेल है, ये आपका एक रेल है, ठीक है। ये रेल को बीच कर यहाँ से हम लोग एक फिश प्लेट हम लोग डालते हैं। ये आपका क्या है, फिश प्लेट है दोस्त। 2 बोल्ट हम लोग इधर देते हैं और 2 बोल्ट हम लोग इधर देते हैं, ठीक है। ये दोनों साइड से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ये क्या आपका हो गया, फिश प्लेट। फिश प्लेट, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, चलिए अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला फॉर पास्कल लॉ। पास्कल लॉ के लिए करेक्ट फार्मूला क्या है, फोर्स इजकल टू प्रेशर बाय एरिया, फोर्स इजकल टू एरिया बाय प्रेशर। क्योंकि लोग इसमें भी गलती करते हैं भाई, ये भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, बट बहुत लोग बना भी देंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग गलती भी करते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आपको 100% लोगों को सही करना चाहिए, लेकिन कुछ इसमें भी गलती कर देते हैं, ठीक है। क्या होगा देखिए, तो इस क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, फॉलोइंग पास्कल लो। पास्कल लो मतलब क्या, एफ इजकल टू क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया होगा। क्योंकि हमको पास्कल लॉ के बारे में हमको बताना, पास्कल लॉ के बारे में हम लोग जो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स का वैल्यूज क्या था, फोर्स प्रेशर इंटू एरिया, जो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर दोस्त, ठीक है, डी इज ए राइट आंसर, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन इज यूज टू फाइंड द मेजर लॉसेस इन अ पाइप। ठीक है, कल हम लोग पढ़े थे कि मेजर लॉसेस और माइनर लॉसेस के बारे में, ठीक है। तो आज जो पूछा है कि कौन सा इक्वेशन से हम लोग मेजर लॉसेस को फाइंड करते हैं दोस्त। तो हम लोग पहले हम लोग लिख लेते हैं मेजर लॉसेस। मेजर लॉसेस इन पाइप्स। कौन सा मेथड होता है जी, इसमें 2 मेथड होता है। पहला क्या होता है, डार्सी विस्बेच इक्वेशन, और दूसरा क्या होता है, चेजी इक्वेशन। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पहला मेथड डार्सी डार्सी विस्बेच डार्सी विस्बेच इक्वेशन, ठीक है जी। और दूसरा आपको क्या हो गया, दूसरा क्या होता है, चेजी इक्वेशन, चेजी फार्मूला भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों फार्मूला से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, मेजर लॉसेस इन अ पाइप, ठीक है। देखिए तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। अगर ये नहीं दिया रहे, डेट्सी बिस्वाच इक्वेशन ना दिया रहे, अगर चेजी इक्वेशन दिया रहे, तो आप इसे मार सकते हैं। अब इसका फार्मूला थोड़ा हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। जो फार्मूला क्या होता है जी, देखिए सी पी बाई ए के पावर सॉरी इंटू एल भी स्क्वायर। ये आपका हो गया क्या, चेजी का फार्मूला हो गया, ठीक है। हम लोग डेट्सी बिस्वाच इक्वेशन का हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या हेड लॉस का क्या होता है, 4 FL V² डिवाइडेड बाई 2GD। ये फार्मूला होता है जी इसका, ठीक है। फार्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा दोस्त, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर दोस्त। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ ए कंक्रीट हैज द मिक्स प्रोपोर्शन दिया गया है। ये तो इससे इजी क्वेश्चन आपको कभी नहीं देखेंगे, ठीक है। अगर नहीं याद है, ठीक है, ये किसका ग्रेड है, M10 का है, M25 का है, M20 का, M5 का है, हमको नहीं याद है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे जी। सबसे पहले लिखेंगे 1:5:10, ठीक है। थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं यार, क्या लिखते हैं, पहले हम लोग 1:5:10, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे 1:4:8, कोई दिक्कत। फिर हम लोग लिखेंगे 1:2, 1 4 8
सॉरी 1:3:6, 1:3:6 होता है, 1:3:6 होता है, ठीक है। 1 5 10 1 4 8 1 3 6 1 1:2:4, ठीक है। उसके बाद 1:1.5:3, ठीक है। उसके बाद 1:1:2। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रेड का। एम किसका हो गया, ये M5, ये M7.5, ये किसका हो गया जी M10, ये किसका हो गया M15, ये किसका हो गया M20, ये किसका हो गया M25। कोई दिक्कत? हमको क्या पूछा है 1:1:2, सबसे लास्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर दोस्त, ठीक है। लोगों को याद होगा, हम नहीं बोल रहा हूँ, याद होगा, लेकिन गलती नहीं करना। ये फॉर्मेट आप याद रखें। अगर एग्जाम अगर नहीं भी याद है, वैल्यू नहीं याद है कि मतलब रेशियो दे दिया है, मिक्स प्रोपोर्शन का रेशियो दे दिया है, और उसको हमको ग्रेड में पूछ रहा है, तो तुरंत ये आप लिखना स्टार्ट करें। 1 5 10 1 4 8 1 3 6 1 2 4 1 1 1 1.5 3 1 1 2, ठीक है। तुरंत आपको याद आ जाएगा। 1 5 10 किसका होता है M5 का। 1 4 8 किसका होता है M7.5 का। 1 3 6 किसका होता है M10 का। 1 2 4 किसका होता है M15 का। 1 1.5 3 किसका होता है M20 का। 1 1 1 2 किसका होता है M25 का, ठीक है। तो क्लियर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट कंसीडर्ड इन अ सिलेक्शन ऑफ अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब बताएं कि इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी है जो कि हम लोग सिलेक्शन नहीं करते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं फॉर ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल को लेकर, ठीक है। क्या अवेलेबिलिटी, ये तो होना ही चाहिए। प्लास्टिसिटी, इसका कोई रिलेशन नहीं है दोस्त। सिलेक्शन नॉट ए कंसिडर इन सिलेक्शन ऑफ ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल, तो प्लास्टिसिटी से हमको कोई लेना देना नहीं है। स्ट्रेंथ से हमको लेना देना है, देन हमको कॉस्ट से लेना देना है। लेकिन जो मेरा यहाँ क्या पूछ रहा है, नॉट पूछ रहा है, इट मीन्स कि बी इज अ राइट आंसर दोस्त, ठीक है। बी इज अ राइट आंसर। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज, नॉट ए एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए बिटुमिनस ऑफ ए रोड। अब बताएं कि बिटुमिनस रोड मतलब क्या बोल रहा है, ये फ्लेक्सिबल रोड, फ्लेक्सिबल पेमेंट, उसी के बारे में बोल रहा है ना भाई, फ्लेक्सिबल पेमेंट। अब देखिए हमको जानना है कि पहले हम लोग फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा होना चाहिए, उसके बाद निकल जाएगा। देखिए तो क्विक रिपेयर एकदम सही है। अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्विक रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी रिजिड पेमेंट रहता तो क्विक रिपेयर नहीं होता दोस्त, उसमें टाइम लगता है क्योंकि वो कॉन्क्रीट का पेमेंट होता है, ठीक है। दूसरा देखिए, हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो फ्लेक्सिबल पेमेंट जो हमारा होता है वो एलवेज क्या होता है, स्टेज कंस्ट्रक्शन होता है, 4 स्टेज में होता है ना। सब ग्रेड हो गया, सब बेस हो गया, बेस हो गया, फिर सरफेस कोर्स हो गया, 4 स्टेज में होता है, ठीक है। तो ये मेरा स्टेज कंस्ट्रक्शन होता है, एकदम सही होगा। स्मूथ रेड सरफेस, एकदम सही। ये जो मेरा टॉप सरफेस जो बियरिंग सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, इट मीन्स कि मेरा ये भी सही हो गया, ठीक है। क्विक फेलवर, ये देखिए क्विक फेलवर नहीं होता है दोस्त, ठीक है, ये नहीं होता है। हमको क्या पूछ रहा है, नॉट एडवांटेज, इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर दोस्त। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको इसमें पूछ रहा था नॉट एडवांटेज, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, जो कि राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आ गया तहलका क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन भाई। अब ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे जी, बताएं, ठीक है। क्या है, अरेंज द स्टेप टू डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन इन ए बीम यूजिंग डबल इंटीग्रेशन मेथड। डबल इंटीग्रेशन मेथड को यूज करके हम लोग हमको डिटरमाइन करना है, डिफ्लेक्शन निकालना है बीम का। वो भी क्या, हमको दे दिया कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें बताएं। जैसे यहाँ देखिए 4 गो ऑप्शन दिया गया है, और आपको सजाना है कि कोई भी बीम में हमको डिफ्लेक्शन फाइंड करना है, वही कौन से मेथड से, डबल इंटीग्रेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्त, क्योंकि हमको पूछा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या करेंगे,
किसी भी बीम का डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग उस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, कोई भी काम करते हैं तो पहले हम लोग रफ रफ पेज में करते ना है, रफ पेज में ट्राई कर लेते हैं अच्छा से कि नहीं हाँ हमसे बन रहा है कि नहीं। तो आपका हो गया क्या, फ्री बॉडी, फ्री मतलब फ्री हैंड से आप बना लिए जैसे तैसे। उसके बाद आप जब जाइएगा फाइनल स्टेज में तो वहाँ थोड़ा सा अच्छा से बनाइएगा, पहले प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं दोस्त। ठीक है, देखिए देखते हैं कहाँ फ्री बॉडी डायग्राम है, पहला दूसरा तीसरा, ये देखिए आपका तीसरा ऑप्शन में है। तो देखिए तो तीसरा ऑप्शन एक ही घुमाइए है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हमको सारे पॉइंट समझना है। पहले हम लोग क्या किए, डिफ्लेक्शन ऑफ ए किसी भी बीम का डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है। देन फ्री बॉडी डायग्राम बनने के बाद हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं जी, फ्री बॉडी डायग्राम बन गया हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम का। फिर हमको क्या करना है, सपोर्ट रिएक्शन निकालना है दोस्त। क्या करना है, सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन निकालने के बाद उसका वैल्यू को जो आर ए आएगा, आर बी आएगा, उसका वैल्यू हम लोग डालेंगे किसमें, इलास्टिक वाले कर्व में। ठीक है, तो वहां से कुछ और आपका स्लोप का फॉर्मूला आ जाएगा, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आ जाएगा, डिफ्लेक्शन का वैल्यू आ जाएगा। देन हम लोग जैसे ही डिफ्लेक्शन का वैल्यू आएगा उसके बाद हम लोग डालेंगे किसमें, बाउंड्री कंडीशन में, जो कि डिटरमाइन करता है डबल इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, देखिए सारा पॉइंट इसमें लिखा गया है। पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम से हम लोग बना दिए, सेकंड हम लोग क्या किए, सपोर्ट रिएक्शन निकाल दिए। ठीक है, सपोर्ट रिएक्शन एंड मोमेंट निकाल दिए। जैसे ही सपोर्ट रिएक्शन एंड मोमेंट निकालने के बाद ये वैल्यू जो वहाँ पर आएगा, ये वैल्यू हमको पुट कर देंगे किसमें, इससे हम लोग मोमेंट एक्सप्रेशन कर देंगे। ठीक है, मोमेंट इक्वेशन का यहाँ से मोमेंट का इक्वेशन एक आ जाएगा। फिर देन लोग यहाँ से जो मेरा इक्वेशन आएगा इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे किसमें, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। इसे हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट देन द इक्वेशन ऑब्टेन फाइंड आउट द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ ए बीम। उसके बाद हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लगा के हम लोग फाइंड कर लेंगे क्या, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम ज़बरदस्त तरीके से मैं जहाँ तक अच्छे तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप आप लोग ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन में अच्छे क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम दे के ही बताने में बेहतर रहता है। अगर एक बार ना समझें तब दोबारा पूछें, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका जवाब मैं फिर से दूंगा और आपको और अच्छे से बताने का कोशिश करूँगा। ठीक है, लेकिन ऐसा पॉइंट आपके पास ये दोबारा पॉइंट आएगा ही नहीं कि आपको एक बार में समझ नहीं आ गया होगा। ठीक है, एक बार नहीं आया, दो बार में आ गया होगा, कन्फर्म है, क्योंकि हम लोग आराम आराम से चल रहे हैं यार। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भाई, क्या बात है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, चलो भीड़ लेंगे भाई। देखिए क्या है कि रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट, सर्वे का क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, सर्वे का क्वेश्चन है और कहाँ से, वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सर्विस से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हमसे क्या पूछ रहा है, ये देखिए मैं पहले भी आपको बताया था टोपर अप्रोच। क्या है जी टोपर अप्रोच, टोपर अप्रोच यही है कि हमसे क्या किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, किसके अबाउट में हमको सेंटेंस दिया गया है और हमको फाइंड क्या करना है, मतलब निकालना क्या है, हमको करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, जैसे हमको देख लिए कि हमको किसके बारे में पूछ रहा है जी, वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट, इसके बारे में हमको पूछ रहा है। ठीक है, हमको माइंड मेकअप हो गया कि किसके बारे में पूछ रहा है, वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट। जैसे ही आप ये पढ़िएगा, पुलिस के बारे में पढ़ना है, आपको माइंड में तुरंत उसके प्रति अलग अलग टाइप के थॉट्स आने क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा बात उसके बाद देखिए कि हमको क्या देखना है, इनकरेक्ट देखना है। ठीक है, इनकरेक्ट देखना है। ठीक है, जैसे ही आप इनकरेक्ट अपना माइंड में रिकॉल कीजिएगा, तुरंत आपका माइंड में उसके प्रति बोल क्या, हाँ उसका पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, आपका माइंड में आना स्टार्ट हो जाएगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, चलिए अब देखिए हमको माइंड में चल रहा है कि हमको वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट पे काम करना है। ठीक है, देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है दोस्त, व्हेन व्हेन एन एरिया इज टू बी सर्वे। ठीक है, फर्स्ट a system of a control point is to be established covering the whole area with very high precision। एकदम 110% सही है, 110% सही है दोस्त, ये हम लोग पढ़े हुए हैं, जो कि वेरी हाई प्रिसीजन में आपका हम लोग एरिया को कैलकुलेट करते हैं, जो कि ये आपका वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट का फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब फर्स्ट मेथड है प्रिंसिपल ऑफ सर्वे का। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, द आइडिया ऑफ वर्किंग दिस वे
द आइडिया ऑफ वर्किंग दिस वे इज टू बी मैक्सिमाइज द एक्यूमुलेशन ऑफ एरर। मैक्सिमाइज करते हैं जी, देखिए तो यहीं पे गलत हो गया। जैसे ही हम लोग एरिया पे काम करेंगे, एरिया पे काम करेंगे, तो एरिया मैक्सिमाइज नहीं होगा ना। जैसे जैसे हम लोग छोटा एरिया से बड़ा एरिया, बड़ा से एरिया यहाँ तक आएंगे, यहाँ से हम लोग इस एरिया में आएंगे, इट मीन्स कि आपका जो एरर है वो आपका मिनिमाइज हो रहा है ना। मैक्सिमाइज कहाँ से होगा? मैक्सिमाइज नहीं होगा, मिनिमाइज ना होगा जी। छोटा एरिया हमको, मान के चलिए कि मेरा ये छोटा एरिया है, इसमें हम थोड़ा सा एरर देख लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग बड़ा वाले एरिया में लेंगे, यहाँ पर हम लोग कुछ जो यहाँ पर एरर बचा रहेगा, हम लोग इस एरिया से थोड़ा सा और हम लोग एरर को मिनिमाइज करेंगे यहाँ से, ठीक है, थोड़ा एरर कम करेंगे। फिर हम लोग बड़ा करेंगे, बड़ा वाला एरिया में करेंगे हम लोग ये, तो यहाँ भी थोड़ा सा एरर आपको कम आएगा, ठीक है। मतलब एरर को हम लोग मिनिमाइज कर रहे हैं, मैक्सिमाइज नहीं कर रहे हैं। जो कि ये यहाँ बोल रहा है मैक्सिमाइज, ये गलत है आपका, यहाँ मिनिमाइज होना चाहिए। जेड मिनिमाइज होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है मैक्सिमाइज। इट मीन्स हमको क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट पूछ रहा है। इनकरेक्ट इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर दोस्त। बी इज अ राइट आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बीच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज यूज, which of the following property is the quantity of work required to cause its failure per unit volume in construction material। इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी है जो कि द क्वांटिटी ऑफ वर्क रिक्वायर्ड फॉर कॉज फेल्यूर पर यूनिट वॉल्यूम, जब फेल्यूर हो रहा, फेल कर रहा है पर यूनिट वॉल्यूम इन ए क्वांटिटी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। क्या वो इम्पैक्ट टेस्ट होता है? क्रीप होता है? क्रीप तो होता ही नहीं है। थर्मल कंडक्टिविटी होगा ही नहीं, यहाँ इसका तो दूसरा कंसेप्ट है। डक्टिलिटी, यहाँ तो डक्टिलिटी का कोई ऐसा कुछ पर यूनिट वॉल्यूम का कुछ यहाँ पर इसका सीन ही नहीं है, इट मीन्स ये भी नहीं होगा। तो जो बच गया आपका इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, आपका यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। बी सॉरी ए इज राइट आंसर। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको जब नहीं आ रहा हो ना, तो थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन का बुद्धि लगाए, ऑप्शन एलिमिनेशन का खूब दिमाग लगाइएगा, तो 110% है कि आपको सही जवाब मिल जाएगा दोस्त, ठीक है। जैसे यही क्वेश्चन था, तो हमको क्या पूछ रहा था? द क्वांटिटी ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू कॉजेज इट्स फेल्यूर पर यूनिट वॉल्यूम, फेल्यूर पर यूनिट्स वॉल्यूम। तो डक्टिलिटी का तो यहाँ कुछ सीन नहीं है, इसका तो अलग फार्मूला होता है, इसका अलग कॉन्सेप्ट होता है। थर्मल कंडक्टिविटी भी थर्मल कंडक्टिविटी भी बोल रहा है, इसका तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्रीप के बारे में तो हम लोग जानते हैं, लेकिन आपका जो ये जब इस तीन को आप एलिमिनेट कर दिए, इट मीन चौथा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीच द फॉलोइंग इंडेक्स प्रॉपर्टी। कल हम लोग क्लास में किए हैं भाई, कल के क्लास में हम लोग किए हैं इंडेक्स प्रॉपर्टी के बारे में। कल आपका क्वेश्चन था एक, ठीक है। अब देखिए क्या है कि बीच द फॉलोइंग इंडेक्स प्रॉपर्टी इंडिकेट द फर्मनेस ऑफ सॉइल। इनमें से कौन सा आपका इंडेक्स है? क्या हम लोग कंसिस्टेंसी इंडेक्स है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, लिक्विडिटी इंडेक्स है, देन आपका फ्लो इंडेक्स है। कौन सा इंडेक्स है जो कि क्या इंडिकेट करता है? फर्मनेस ऑफ सॉइल, ठीक है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा सबसे पहले कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है। CL, IC, कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या हो जाती? WL माइनस वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाई WL-WP। ये तो फार्मूला है, ये फार्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जामिनेशन तो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसे नॉमेरिकल भी आता है, ठीक है। ठीक है, तो हमको देखना है कि कौन सा प्रॉपर्टी इंडिकेट करता है फर्मनेस ऑफ सॉइल। तो आपको बता देता हूं मैं कि आपका जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स इंडिकेट्स द फर्मनेस ऑफ सॉइल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर दोस्त, ठीक है। अब प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है? हम लोग यहाँ लिख सकते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट, सीधा सीधी बात है, ठीक है। लिक्विड, फिर आपका लिक्विडिटी इंडेक्स, इसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विडिटी इंडेक्स का क्या होता है जी? डब्लू क्या? लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला
डब्लू पी माइनस डब्लू डिवाइडेड बाय, नहीं यार सॉरी, यहाँ पे डब्लू पी नहीं आएगा ये, देखिए यहाँ क्या होता है, डब्लू माइनस, यहाँ पे क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है डब्लू एल माइनस डब्लू पी, तो यहाँ पर डब्लू एल हो जाएगा, डब्लू एल हो गया डब्लू पी माइनस डब्लू, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, समझ में आ गया। ये तीनों हमको क्या पूछ रहा था, फर्मनेस ऑफ द सॉइल, जो कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स का होता है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स इंडिकेट करता है क्या, फर्मनेस ऑफ द सॉइल। ये आपको तो पता होगा ना, ये ग्राफ तो आप लोग भूले नहीं ना है, कल भी हम बताए थे और मैं आज भी बता दे रहा हूँ। क्या होता है जी यहाँ पे, डब्ल्यू एस श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, यहाँ पे लिक्विड लिमिट। कोई दिक्कत, इसका भी सीक्वेंस पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में इसका भी सीक्वेंस आया हुआ है, इसलिए मैं ये भी फिगर में आपको बता दिया, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको आता है तो अच्छा है, नहीं आता है तो सीख लें, ठीक है दोस्त। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड द क्या, मेजरिंग ऑफ एंगल इन ए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन। एंगल फाइंड कर रहा दोस्त, क्या होगा, टेप, थ्योरीलाइट, ये क्वेश्चन तो आप लोग गलती कर नहीं सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ए पोल्यूशन क्रिएट्स एक्सेस हीट, create excess heat that causes undesirable effects over a long period of a time। ठीक है, क्या क्रिएट कर रहा है, एक्सेस हीट निकाल रहा है, एक्सेस उष्मा निकाल रहा है, ठीक है। और क्या ये अनडिजायरेबल जो होता है, ये है इसके कारण अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑन ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये जो कि इसका इफेक्ट आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक इफेक्ट इसका करता है, इफेक्ट इसका पड़ता है। इनमें से कौन सा पोल्यूशन है, क्या वो सॉइल पोल्यूशन है, एकदम नहीं है दोस्त। वाटर पोल्यूशन है, एकदम नहीं है। थर्मल पोल्यूशन इज अ राइट आंसर दोस्त, ठीक है। थर्मल पोल्यूशन एक ऐसा पोल्यूशन है, ठीक है, ये जो आप पहली बात की थर्मल, इट मीन्स की एक्सेस हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जैसे ही एक्सेस ये हीट प्रोड्यूस करता है, इट मीन्स ये अफेक्ट करेगा, इट डिजायरेबल इफेक्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम, ठीक है। ये लॉन्ग पीरियड तक, लंबे समय तक इसका इफेक्ट देखने को मिलता है दोस्त, ठीक है, लंबे समय तक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्मल पोल्यूशन इज अ राइट आंसर, ठीक है, सी इज अ करेक्ट आंसर दोस्त। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ अ ट्रैफिक सिग्नल। बताएं इनमें से कौन सा एक टाइप नहीं है ट्रैफिक सिग्नल का, फिक्स टाइम सिग्नल, पेडेस्ट्रियन सिग्नल, ट्रक सिग्नल, और आपका नेक्स्ट क्या है, मैनुअली ऑपरेटेड सिग्नल। कौन सा किसका पूछ रहा है, ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल कौन नहीं है, फिक्स टाइम सिग्नल एकदम होता है जी, पेडेस्ट्रियन सिग्नल भी होता है जी, मैनुअली ऑपरेटेड सिग्नल, ट्रक सिग्नल ऐसा तो हम लोग नहीं सुने हैं, ये तो हम लोग सुने नहीं है, तो यही आपका गलत है, ये आपका सारा सही है, मतलब ये तीनों सही है, ये सही है, लेकिन आपको हम लोग ट्रक सिग्नल नहीं सुने हैं। ट्रक के लिए कोई सिग्नल नहीं होता है, फिक्स टाइम सिग्नल होता है, एक टाइम पे रेड होगा और फिक्स टाइम, देन आपका फिर ग्रीन होगा, ठीक है। पेडेस्ट्रियन सिग्नल एक होता है अलग से ही, ठीक है, जो आप लोग को पता भी है। एक आपका मैनुअली ऑपरेटेड सिग्नल होता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या हो गया, सी इज ए राइट आंसर दोस्त, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द सॉइल हैव अ लोवेस्ट बल्क सरफेस डेंसिटी। अच्छा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सॉइल है, सैंडी सॉइल है, पीट सॉइल है, ग्लेशियल सॉइल है, ग्लेशियल स्टील मतलब सॉइल ही है, देन आपका सिल्ट है, इनमें से कौन सा सॉइल है जिसका डेंसिटी एकदम कम है, एकदम लोएस्ट है, ठीक है, एकदम लोएस्ट डेंसिटी है, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे सारे के बारे में, सैंडी सॉइल का डेंसिटी कितना होता है, पीट का डेंसिटी कितना होता है, ग्लेशियर टिल का डेंसिटी कितना होता है, देन आपका सिल्ट का डेंसिटी कितना होता है, ठीक है। सारे का हम लोग वन बाय वन करके, और इसका कुछ हम लोग फंक्शंस भी, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका कौन सा स्ट्रक्चर में हम लोग यूज करते हैं, कौन सा सॉइल स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है कि नहीं होता है, सारे हम लोग वन बाय वन करके समझने वाले हैं, ठीक है। चलिए
देखिए पहला पहला हम लोग क्या लेते हैं दोस्त, पहला हम लोग लेंगे पीट सॉइल, ठीक है। पीट सॉइल हम लोग यहाँ लिखते हैं, पहला क्या, पीट सॉइल, पीट सॉइल। देखिए आपको पता होगा पीट सॉइल एक ऑर्गेनिक सॉइल है, ये तो जानते होंगे ना, ये तो इसमें तो ये तो आप लोग पता ही होगा, मतलब इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको पता भी होगा कि पीट सॉइल एक तरह से एक ऑर्गेनिक कंपोज सॉइल होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक डिकम्पोज सॉइल होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, इट इज अ ऑर्गेनिक कंपोज, मतलब मेनली क्या, डिकम्पोज प्लांट मटेरियल, प्लांट से ये मेनली पीट सॉइल बनते हैं दोस्त, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं कि आपका मतलब पीट सॉइल का जो बल्क डेंसिटी जो होता है, क्योंकि हमको इसमें डेंसिटी पूछ रहा है, इसका डेंसिटी सबसे कम होता है, ठीक है, एकदम वेरी लो। दूसरा पॉइंट इसका क्या होगा, डेंसिटी डेंसिटी इज वेरी लो डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी। कितना भाई, वैल्यू, कोई तो वैल्यू होगा ना, इसका तो वैल्यू कितना, 0.1 से लेकर 0.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ध्यान रखना दोस्त, इसका ये वैल्यू भी आपको पूरा याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितना सबसे कम, ये भी पूछा गया कि सबसे सबसे कम मतलब अलग, ये क्वेश्चन अलग टाइप से पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा सॉइल है जिसका डेंसिटी मतलब वेरी लो है, तो इनमें दे देगा आपका अलग अलग टाइप का सॉइल, पीट सॉइल दे देगा, इसी तरह ऑप्शन बना के दे देगा और पूछ देगा किसका वेरी लो है वेरी हाई है, तो आपको ध्यान पड़ेगा कि वेरी लो इसका है। इसके बाद हम लोग सारा हम लोग आगे भी करने वाले हैं। अब देखिए पीट सॉइल हो गया, लेकिन पीट सॉइल का यूज हम लोग कहाँ पे, हैवी कंस्ट्रक्शन पे हम लोग नहीं कर सकते दोस्त, ठीक है। पीट सॉइल एक ऐसा सॉइल है जो कि ये मतलब अनसुटेबल होता है, ठीक है। अनसुटेबल होता है कहाँ पे, फाउंडेशन के लिए। क्या बोले कि पीट सॉइल एक ऐसा सॉइल होता है जो एलवेज अनसुटेबल होता है, मतलब सुटेबल नहीं होता है हैवी कंस्ट्रक्शन करने के लिए। मान के चलिए कि कोई मेरा एक कोई साइट है जहाँ का सॉइल कहा कि हम लोग जब सॉइल टेस्टिंग किए तो वहाँ का सॉइल कैसे निकला, पीट सॉइल, मतलब कंपोस्ट सॉइल निकला, जिसके कारण हम लोग जानते हैं कि कंपोस्ट सॉइल एलवेज आपका अनसुटेबल होता है किसी भी हैवी कंस्ट्रक्शन के लिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा हो गया, देन तीसरा, इट इज अनसुटेबल फॉर हैवी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। हैवी कंस्ट्रक्शन जो के लिए अनसुटेबल होता है, ठीक है। ये हम लोग किसके बारे में पढ़ लिए, पीट सॉइल के बारे में। अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं क्या, सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल। देखिए तो इसमें नाम में ही दिख रहा है कि एक सैंडी सॉइल है, इट मीन्स क्या, ये कोर्स टाइप का मिनरल होगा इसमें, मतलब कोर्स टाइप का इसका सॉइल होगा, ठीक है। कैसा होगा, कोर्स टाइप का। तो हम लोग लिख सकते हैं कंसिस्ट ऑफ कोर्स कोर्स मिनरल्स, ठीक है, मतलब कोर्स मिनरल टाइप का ये सॉइल होता है। लेकिन इसका जो बल्क डेंसिटी होता है, सैंडी सॉइल का जो बल्क डेंसिटी होता है एलवेज ज्यादा होता है किससे, आपका पीट सॉइल से। तो हम लोग लिखेंगे दूसरा पॉइंट, बल्क डेंसिटी ग्रेटर देन पीट सॉइल, ठीक है। कितना होता है जी इसका बल्क डेंसिटी, अराउंड कितना, 1.5 से लेकर 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कितना होता है, 1.5 से लेकर 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कौन सा, आपका सैंडी सॉइल। अब देखिए सैंडी सॉइल का इसका फंक्शन क्या है, ये आपका ये सॉइल जो पहली बात की सैंडी सॉइल है, इट मीन्स इससे ये सॉइल आपका वेल ड्रेनिंग
एंड रिलेटिवली स्टेबल, ये आपका स्टेबल होता है, लेकिन इससे जो पानी आराम से पास हो सकता है दोस्त, ठीक है, क्योंकि ये सैंडी सॉइल है। एलवेज वेल ड्रेनिंग, ड्रेनिंग के लिए अच्छा सॉइल होता है। हम लोग इसका तो हम लोग तीसरा पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज, या फिर सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल आर वेल ड्रेनिंग, ये सॉइल बहुत अच्छा ड्रेनिंग के लिए अच्छा होता है, एंड सुटेबल भी होता है, एंड रिलेटिवली स्टेबल, स्टेबल बोल सकते हैं, रिलेटिवली स्टेबल। यार स्पेस नहीं बचा, कैसे होगा। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ा खनिज, इतना लंबा जानकारी कभी और हम लोग दे देंगे, लेकिन जो भी हम लोग मेन मेन पॉइंट है हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे तीसरा आपका क्या हो गया, ग्लेशियल सॉइल, ग्लेशियल सॉइल, ठीक है दोस्त। तो हम लोग जान लेते हैं कि ग्लेशियल सॉइल का डेंसिटी, तो हमको इसका डेंसिटी जानना पड़ेगा, तो हम लोग लिखेंगे क्या, डेंसिटी ऑफ ग्लेशियल सॉइल, ग्लेशियल सॉइल कितना होता है जी, 1.6 से 2 तक, 1.6 से 2.0, ठीक है, ग्राम पर मीटर क्यूब। कोई दिक्कत। अब चौथा आपको क्या हो गया, सिल्ट, ठीक है, सिल्ट का, सिल्ट का डेंसिटी एलवेज 1.2 से लेकर 1.6 तक होता है दोस्त। इसका डेंसिटी, डेंसिटी 1.2 से लेकर 1.6 ग्राम पर मीटर क्यूब। कोई दिक्कत दोस्त, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताएं आप हमें, समझने में कोई दिक्कत, नोट्स में कोई दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर क्या हो गया, सबसे लोएस्ट, इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर दोस्त, ठीक है। आप याद रख लें, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जितना भी ये डेंसिटी वाला है टर्म, सारा टर्म आप याद रखें दोस्त, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मतलब ये क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे जितने भी हम लोग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिखा है, इंपॉर्टेंट सबका जो मैं अलग अलग कुछ कुछ वैल्यू भी दी गए हैं, कुछ कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं वो भी मैं बताया हूँ, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में मे बी यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है। चलिए अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट फॉर लीनियर मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट इज ए वॉच लाइक ए इंस्ट्रूमेंट दैट कैरी ऑन ए पर्सन पॉकेट और टाइड ऑन द मेन लेग। ये आप लोग पता होगा, ये ऑप्शन गलती नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपका पर्सन अपना, कोई भी आदमी अपना पैकेट में लेके जा सकता है या फिर उसको पैर में लगाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेडोमीटर बोलते हैं, सॉरी पेसोमीटर बोलते हैं, पेसोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या उससे बोलते हैं हम लोग, पेसोमीटर, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनटू हाउ मेनी टैप कैन बी कॉस्ट ऑफ ए लेबर इन ए रेट एनालिसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू, एनालिसिस ऑफ रेट जब भी हम लोग करते हैं तो इसमें लेबर को कॉस्ट, लेबर कॉस्ट ऑफ लेबर, लेबर को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है दोस्त, ठीक है। तो एलवेज आपको ध्यान देना पड़ेगा, लोग इसमें गलती करते हैं, लेबर को एनालिसिस ऑफ रेट के हिसाब से हम लोग देखें तो एनालिसिस ऑफ रेट में आपको लेबर को एलवेज 3 टाइप में डिवाइड किया गया दोस्त, ठीक है, 3 टाइप में डिवाइड किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये जो आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए फिर से आ गया भाई अच्छा क्वेश्चन, क्या है जी, चलिए देखते हैं। रीडिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट, किसके बारे में दिया है, नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन, ठीक है। थोड़ा सा मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ यार, क्या नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन, ठीक है, समझ में आ गया। ये आपका इसके बारे में दिया गया और हमसे क्या पूछ रहा है दोस्त, करेक्ट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, करेक्ट हमको बताना है दोस्त। अब देखिए हम लोग पढ़ लिए किसके बारे में पूछ रहा है, नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन, ठीक है, माइंड में मेरा माइंड मेकअप हो गया कि हमको अब करेक्ट भी देखना है और टॉपिक भी हम देख लिए। अब हम लोग पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इफ अ रेनफॉल, इफ अ रेनफॉल इज सफिशियंट, अगर मेरा जो रेनफॉल हो रहा है सफिशियंट है, ठीक है, बट
एस्पिटल distribution is not as per requirement, irrigation becomes necessary, but hospital distribution is not as per requirement, irrigation become necessary। ठीक है, दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा देखिए, इफ अ रेनफॉल इज मोर देन डिमांड फॉर प्लांट। ठीक है, इफ अ रेनफॉल इज मोर देन डिमांड ऑफ ए प्लांट, irrigation is necessary to fulfill the water requirements of plant। अब देखिए, अगर मेरा पानी पड़ रहा है, रेनफॉल हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है, रेनफॉल इज मोर देन डिमांड ऑफ प्लांट, मेरा प्लांट को डिमांड है कुछ पानी, मतलब थोड़ा सा पानी डिमांड है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है। हाँ, तो हमें बताएं, तो यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ जो बोल रहा है कि इरिगेशन इज नेसेसरी टू फुलफिल द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। क्या ये जो यहाँ पर जो इस कंडीशन में जो आपको लोग का जो इरिगेशन हो रहा है, क्या वो प्लांट के वाटर रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बताएं आप हमें, वाटर रिक्वायरमेंट प्लांट के वाटर रिक्वायरमेंट के लिए फुलफिल कर रहा है, नहीं कर रहा है? ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि हमको प्लांट के ग्रोथ के लिए हमको लिमिटेड पानी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि वाटर में रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, जब मेरा बहुत ज़्यादा पानी पड़ेगा तो इट मीन्स क्या, वहाँ का जो वाटर फुल क्या बोल रहा है, इंक्रीज इरिगेशन इज इन सॉरी इरिगेशन इज नेसेसरी टू फुलफिल द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। एकदम गलत है ये। ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर लिमिटेड में कंजम्पटिव, जब भी कोई प्लांट कंजम्पटिव यूज में होगा तब वो इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। और ये स्टेटमेंट देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है, इफ अ रेनफॉल इज सफिशियंट बट स्पेटल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ इरिगेशन नेसेसरी। एकदम ये सही है। ठीक है, एकदम ही सही है। इट मीन्स की जो मेरा ऑप्शन नंबर जो होगा हमसे करेक्ट भी पूछ रहा है, इट मीन्स की ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर दोस्त। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, फिर से अच्छा क्वेश्चन दे दिया भाई, क्या बात है। देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ इंटरवल कंटूर इंटरवल एंड हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। ठीक है, अब कंटूर इंटरवल क्या होता है, क्या हमसे क्या पूछ रहा है दोस्त, पहली बात की हमसे पूछ रहा है करेक्ट। ठीक है, करेक्ट पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब पढ़ते हैं हम लोग। कंटूर इंटरवल हम लोग जानते हैं क्या होता है, जब भी किसी दो जब भी किसी दो कभी जब भी किसी दो वर्टिकल डिस्टेंस में, ठीक है, कंटूर इंटरवल ऑलवेज वर्टिकल होता है। ठीक है, तब जब भी किसी टू कंटूर ऑलवेज वर्टिकल डिस्टेंस में रहे। ठीक है, देखिए यहाँ पर डिफिनेशन दे दिया है, कंटूर इंटरवल इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव कंटूर, मतलब दो कंजुगेटिव कंटूर के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंटूर इंटरवल, जो कि ये सही है ये स्टेटमेंट। दूसरा देखते हैं क्या है, द हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कंटिन्यूअस कंटूर लाइन। एकदम सही, ये दोनों तो डिफिनेशन ही दे दिया यार, तो इसमें उतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे डी मार के आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कोई दिक्कत दी। अब बताएं क्या है कि बीच द फॉलोइंग फॉर्मूला रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड फॉर ए फ्लोरिंग। हमको एक फ्लोर है, ठीक है, एक फ्लोर है 10 बाय 15 का फ्लोर है, उसमें हमको टाइल्स लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उसका फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ फ्लोर माइनस एरिया ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ फ्लोर्स इंटू गुना होगा। अच्छा, माइनस होगा कि गुना होगा, इतना तो आप लोग जान रहे हैं, ना ही माइनस होगा, ना ही गुना होगा, ना ही जोड़ होगा, ऑलवेज डिवाइड होगा। ठीक है, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ टाइल्स। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त। अरे यार, फिर से मेकुलर मेथड, अभी जस्ट हम लोग पीछे किए हैं, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, देखते हैं दोनों सेम है क्या अलग है, देखते हैं क्या है, किसके बारे में पूछ रहा है, मेकुलर मेथड के बारे में दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट हमको देखना है दोस्त। मेकुलर मेथड is a mean to find the equation to that describe the deflected shape of a beam। एकदम सही है, पीछे हम लोग पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो यहाँ तो गलती नहीं होगा, ये पढ़ के आए हम लोग। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है, मेकुलर मेथड इनेबल
अस टू राइट ए सिंगल इक्वेशन फॉर ए बेंडिंग मोमेंट फॉर ए फुल लेंथ ऑफ ए बीम। ये आपको जाना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड हम वहाँ पे नहीं बताए थे, लेकिन ये भी उसका एक पॉइंट होता है कि मैक्लो मेथड का यूज हम लोग क्या कहाँ कहाँ पे करते हैं, यूज राइट टू ए सिंगल इक्वेशन फॉर ए बेंडिंग मोमेंट फॉर ए फुल लेंथ। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ यहीं पे आपको फंसाएगा। ठीक है, एलवेज फुल लेंथ पे होता है। ठीक है, फुल लेंथ पे बीम पे। ठीक है, कभी आपका हाफ दे देगा, इसे अक्सर हाफ देगा। ठीक है, अगर आपको मतलब थोड़ा सा ये रहना, टफ करना रहे पेपर को, तो यहाँ पर वो हाफ दे देगा। ठीक है, तो ध्यान रखना पड़ेगा कि मैक्लो मेथड जो हम लोग यूज करते हैं, इसका सिंगल इक्वेशन वो फॉर बेंडिंग मोमेंट फॉर दी फुल लेंथ ऑफ द बीम। ठीक है, एलवेज देखना पड़ेगा क्या फुल लेंथ ऑफ द बीम रहेगा, तब आप इसको करेक्ट मान सकते हैं। अदरवाइज अगर फुल लेंथ नहीं बोलेगा तो उससे आप इनकरेक्ट मार सकते हैं। ठीक है, हमको करेक्ट पूछ रहा है, इट मीन्स बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर, बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर दोस्त। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन भी जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन भी अच्छा अच्छा मिला है। अब देखिए क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए क्विक सैंड कंडीशन। क्विक सैंड कंडीशन के लिए कौन इनमें से रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेवार है? क्या प्लास्टिसिटी, इससे आपको मतलब ही नहीं है। शियर स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, पोरोसिटी कोई मतलब नहीं है, इलास्टिसिटी कोई मतलब नहीं है। कौन रिस्पॉन्सिबल है जी? आपका शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। ठीक है, वहाँ का शियर स्ट्रेंथ। इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर दोस्त। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, इजी क्वेश्चन भी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज वैलिड फॉर द प्रोविजन ऑफ टॉप रेनफोर्समेंट इज इन सिंगली रेनफोर्स बीम। ये आपको कोई एक बीम है, रेक्टेंगुलर बीम है। ठीक है, ठीक है, हमको क्या बोल रहा है कि रीजन इज वैलिड फॉर द प्रोविजन ऑफ टॉप रेनफोर्समेंट। मतलब यहाँ जो मान के चले कि यहाँ कोई टॉप रेनफोर्समेंट है, यहाँ रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, ये हम क्यों प्रोवाइड किए हैं? ये आपका टेंशन हो गया, ये आपका कंप्रेशन पोर्शन हो गया। ठीक है, तो कंप्रेशन में हम कंप्रेशन में जब मेरा कंक्रीट होता है, कंक्रीट में हम अगर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए तो उसका प्रोविजन क्या है, क्यों प्रोवाइड किए, रीजन क्या है? रीजन इज वैल्यू टू फॉर द प्रोविजन ऑफ टॉप रेनफोर्समेंट इन ए सिंगली रेनफोर्स बीम। सिंगली रेनफोर्स बीम है तो एलवेज क्या करता है, क्या वो कोलैप्स स्टीरअप? हाँ, कोलैप्स स्टीरअप, स्टीरअप को कोलैप्स स्टीरअप एकदम नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। होल्ड द स्टीरअप, ये बोल सकते हैं आपका, होल्ड द स्टीरअप। स्टीरअप को होल्ड करके रखता है, इसीलिए हम लोग टॉप में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेरा कंक्रीट भी मेरा कंप्रेशन में है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे स्टील हम लोग प्रोवाइड करता है, इट मीन्स वो क्या करता है, स्टील का काम यही रहता है। इसका मेन रीजन यही है कि टॉप में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने का मेन रीजन यही है कि जो हम लोग जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए टॉप में, वो क्या करता है, रेनफोर्समेंट को होल्ड करके रखता है स्टीरअप। ठीक है, स्टीरअप को होल्ड करके रखता है। ठीक है सॉरी, रेनफोर्समेंट को होल्ड करके रखता है। समझ गया ना? ये मेरा रेनफोर्समेंट है ना, है तो रेनफोर्समेंट को क्या करता है, होल्ड करके रखता है दोस्त। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। यहाँ दिया क्या, कोलैप्स स्टीरअप, एकदम नहीं। कैरी ए कंप्रेशन लोड, एकदम नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन। नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन में इनमें से कौन सा रीजन नहीं है, देखते हैं। इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रेनफॉल, कल्टिवेशन ऑफ ए हाई यील्ड क्रॉप्स, डिफरेंस बिटवीन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, फिर अनसर्टेनिटी मॉनसून ऑफ रेनफॉल। नॉट ए रीजन, कौन रीजन नहीं है इनमें से? हम्म, कौन रीजन नहीं है जी? हाँ, कौन रीजन नहीं है? इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, कल्टीवेशन ऑफ, ये तो सही है, कल्टीवेशन ऑफ हाई यील्ड क्रॉप्स ये सही है मेरा। डिफरेंस इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, डिफरेंस इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल ये भी मेरा सही है। अनसर्टेनिटी ऑफ मॉनसून रेनफॉल एकदम सही है, ये भी सही है, तो मेरा यही गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्योंकि हमको इसमें नॉट पूछ रहा है दोस्त।
ठीक है, कौन इसमें कौन सा रीजन नहीं है फॉर किसका, नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन के लिए, तब कौन सा नहीं है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। ठीक है, चलिए। ओ, तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था, जो कि बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन का सेट था दोस्त आज का। ठीक है, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आज का सेट आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। आज का क्या, जितने भी क्लासेस हैं, बोले ना कि इस एकदम बेहतरीन बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन मैं आपसे कराने वाला हूँ। आज क्वेश्चन का लेवल आपको दिख गया होगा कि क्वेश्चन का लेवल कितना ज़बरदस्त ज़बरदस्त था, और कितना मस्त मस्त क्वेश्चन को मैं आपके सामने प्रस्तुत किया था। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बस आप लोग इसी तरह भाई को, और देखिए जब तक आप लोग चैनल को एक अच्छा लेवल पर नहीं जा, पर डे आप लोग देखिएगा नहीं, चैनल को थोड़ा सा आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा, तो फिर मेरा मोटिवेशन कहाँ से बनेगा दोस्त। मोटिवेशन के लिए ही आप ही लोग हैं। ठीक है, आप लोग अगर चैनल को लाइक कर देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, आप थोड़ा शेयर कर देते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, तो वही तो मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम बनता है, जिससे हम और बेहतरीन कंटेंट पे मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार और थैंक यू।